हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट एथिक्स का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। ये एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का होने वाला आपके सामने वीडियो। लॉन्ग टाइप मैंने करवा दिया है, आपके सामने सिलेबस का रिविजन करवा दिया है। बच्चे आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपके सामने अब करवा रहा हूं। इस क्लास को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 100 सब्सक्राइबर आपके सामने कम रहे हैं। बस अपने कितने 100 सब्सक्राइबर कम रहे हैं 20,000 सब्सक्राइबर के कंप्लीट होने से। तो प्लीज सारे बच्चे भाई, आप जो वीडियो देख रहे हो, इतनी रिक्वेस्ट करता हूं आपके सामने, सभी बच्चे चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि आपके सामने 20,000 सब्सक्राइबर आज ही अपने पूरे हो जाए। साथ के साथ आपके सामने काफी बच्चों का सवाल रहता है, सर ये पीडीएफ जो आप पढ़ा रहे हो कहां पर मिलेगी? तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। कहां पर मिलती है भाई? टेलीग्राम चैनल पे मिलती है आपके सामने। और इसको पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर की तरफ जो पीडीएफ लिखा है इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर सर्च करना है, कोने में जाकर इन्वायरमेंट सर्च कर लिया आपने इन्वायरमेंट। यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाती है, इन्वायरमेंटल इथिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। जाकर इस पीडीएफ में सारा सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा, जाओ और जाकर रिवीजन कर लो। चलिए शुरू करते हैं भाई आपके सामने क्लास को। यूनिट फर्स्ट का पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है? बार बार मैंने पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है? पर्यावरण नैतिकता वह दर्शन होता है जो मानव और प्रकृति के बीच में नैतिक संबंध को समझाता है। मतलब पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है भाई आपके सामने? पर्यावरण नैतिकता वो चीज होती है जो मानव और प्रकृति के बीच में क्या बताती है? संबंध बताने का काम करती है। क्या करती है भाई? प्रकृति और जो मानव के बीच में आपके सामने नैतिक संबंध। नैतिक संबंध कैसे होते हैं कि आप प्रकृति की रक्षा करो और प्रकृति आपकी रक्षा करे, उसी को प्राकृतिक जो पर्यावरणीय नैतिकता के नाम से जाना जाता है। यह प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी, संरक्षण व सम्मान को जोर देता है। पर्यावरणीय नैतिकता किस चीज पर जोर देता है भाई आपके सामने? जो प्रकृति की हमें क्या करनी चाहिए, प्रकृति का हमें संरक्षण करना चाहिए और हमें सम्मान करना चाहिए। भाई ऐसे नहीं कि अपन सोच रखा है कि प्रकृति है ना हमारी जगीरात है, हम जो इसके मालिक हम ही है, इस प्रकार के आपको विचारधारा नहीं को लेकर नहीं चलना चाहिए। प्रकृति के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी होती है, उन सभी जिम्मेदारियों को आपको मानना चाहिए। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरणीय नैतिकता की अवधारणा समझे। मतलब पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है, उसकी अवधारणा के बारे में आपको बताना है। यह अवधारणा मानती है कि प्रकृति केवल संसाधन ही नहीं बल्कि नैतिक अधिकारों वाली इकाई है। क्या मानती है भाई आपके सामने पर्यावरणीय नैतिकता? यह मानती है कि पर्यावरण है ना, इसमें प्रकृति में केवल संसाधन ही नहीं है। संसाधन मतलब हवा, पानी, आपके सामने जितनी चीजें है ना, इसका अर्थ यही नहीं कि हम इनको बार बार उपभोग कर ले, समझ में आ गया? बल्कि हमें इनका उपयोग करते समय संतुलित रूप से उपयोग करना चाहिए। संतुलित रूप से उपयोग करने का मतलब है कि आपको अगर आपके सामने अगर आप पानी का एक गिलास यूज करके आपका काम चल सकता है, तो आपको एक गिलास ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 से 3 गिलास अपन यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो प्रकृति को सिर्फ आपको संसाधन के रूप समझ के जितना उपभोग कर सकते हैं उतना करने की, जो आप ऐसे नहीं सोचते भाई अपन तो अपने को क्या आज नहीं तो कल चले जाना है, जितना मजा लो उतने मजे, ये वाली सोच आपकी गलत है। आपको प्रकृति का संरक्षण और सम्मान करना चाहिए। पर्यावरणीय नैतिकता का उद्देश्य क्या होता है? जो इसका उद्देश्य प्रकृति की रक्षा करना, संसाधनों का सतत प्रयोग करना और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना। मतलब पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है कि प्रकृति होती है ना, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए भाई? प्रकृति होती है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, और जो संसाधन होते हैं उनका सतत प्रयोग करना चाहिए और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना चाहिए। मतलब हमें है ना जितने भी संसाधन, हवा, पानी, पेट्रोलियम, डीजल है, इनका क्या करना चाहिए भाई आपके सामने? इनका सतत प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि आपके भी उपयोग में आ जाए। किस तरीके से? कि आपके भी उपयोग में आ जाए और आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसको अच्छे से प्रयोग में ले सके। इस तरीके से आपके सामने जो पर्यावरण नैतिकता उसका प्रयोग करना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है, मानव केंद्रित नैतिकता क्या होती है? इसमें प्रकृति की मानव आवश्यकताओं को पूर्ति का साधन माना जाता है और इसमें मूल्य मानव हितों से तय होते हैं। मतलब क्या होता है मानव केंद्रित नैतिकता? क्या होती है? इसमें प्रकृति को मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना गया। मानव केंद्रित यही है कि मनुष्य है ना, वही आपके सामने प्रकृति पर क्या है, एकमात्र ऐसा जीव है जिसको पूरा अधिकार है प्रकृति की चीजों को यूज करने का। हवा, पानी, जल, आपके सामने जितनी भी चीजें होती हैं, इन सब की आवश्यकताएं को पूर्ति करने का साधन किसको माना गया भाई? मानव को माना गया। उसका मूल्य मानव हितों से तय होता है। मतलब मानव जैसे चाहे प्रकृति को यूज कर सके। ये आपके सामने मानव केंद्रित, नाम से समझो
मानव केंद्रित मतलब मनुष्य के जैसे मन में आएगा वैसे प्रकृति को यूज करेगा। पर्यावरण केंद्रित नैतिकता क्या होती है? इसमें प्रकृति की स्वतंत्र मूल्य वाली इकाई माना जाता है। मतलब इसमें क्या माना जाता है कि प्रकृति वो एक स्वतंत्र है, प्रकृति के आपके सामने उसमें कोई जीव जंतु उसका कोई अधिकार नहीं है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र चीज है। समझ में आ गया? मनुष्य उसका मालिक नहीं है। मनुष्य क्या है? वो मालिक नहीं है आपके सामने, उसका क्या है? संरक्षक है, उसके आपके सामने देखभाल करने वाला व्यक्ति है। समझ में आ गया? तो पर्यावरण केंद्रित जो नैतिकता होती है उसमें जो मनुष्य को संरक्षक के रूप में माना गया है और मानव केंद्रित में मानव को मालिक माना गया है। समझ में आ गया? पर्यावरण नैतिकता क्या आवश्यक होती है? क्योंकि अनियंत्रित संसाधनों के उपयोग में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता की हानि हो रही है। पर्यावरण नैतिकता क्या आवश्यक होती है भाई आपके सामने? कि हम जो जितने भी संसाधन होते हैं ना आपके सामने, उनका अनियंत्रित तरीके से उपयोग कर रहे हैं। क्या करें भाई? आपके सामने उनको अनियंत्रित तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो रहा है भाई? प्रदूषण देखने को मिल रहा है। कैसे? अपन भाई आपके सामने उद्योग लगा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के वाहनों का प्रयोग करते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण है वो फैल रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? जो हमारी जलवायु है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है भाई? हमारी जलवायु वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है और जैव विविधता उसको भी नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है ना, वो भी आपके सामने उनको भी नुकसान हो रहा है। अगले वाला पॉइंट है, पर्यावरणीय संकट का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का धुआंधुंध प्रयोग से आपके सामने क्या आ रहा है? पर्यावरणीय संकट देखने को मिल रहा है। मतलब जो अपन क्या है भाई, आपके सामने अपना विकास करने के चक्कर में अपन क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा उद्योगों को लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा जो उद्योग होते हैं भाई आपके सामने उनको लगा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ हमें क्या करना है? अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योगों की जरूरत भी है। समझ में आ गया? और जो जितने भी संसाधन है उनका धुआंधुंध प्रयोग कर रहे हैं आपके सामने जितने संसाधनों का जैसे मन में आता है वैसे उपयोग कर रहे हैं। नैतिकता और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध होता है? नैतिक मूल्य मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और इससे पर्यावरण संरक्षण संभव होता है। मतलब नैतिक मूल्यों का अर्थ क्या होता है? नैतिक मूल्य मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करते हैं। मानव व्यवहार को कैसे? जैसे भाई अपन ने सोच लिया कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पानी है उसको ज्यादा नहीं बहाना चाहिए, वायु है उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर अपन विचारधारा रखेंगे ना तो क्या होगा भाई? आपके सामने हमारा व्यवहार नियंत्रित रहेगा। कोई पेड़ काटेगा तो हम उसको भी रोकेंगे और हम भी नहीं काटेंगे, है ना? पानी अगर कोई आपके घर में अगर कोई पानी को ज्यादा उपयोग करेगा तो आप उसको रोकोगे और खुद भी उपयोग नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो अगर आपके अंदर पर्यावरण के प्रति नैतिकता है तो आप क्या करोगे? व्यवहार को नियंत्रित करोगे, जिससे क्या है? पर्यावरण है वो संरक्षित होता है। पर्यावरणीय मूल्य क्या होते हैं? प्रकृति के सौंदर्य, जैव विविधता तथा जीवन समर्थन क्षमता को दिया गया महत्व। मतलब प्रकृति का जो सौंदर्य होता है ना आपके सामने, प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, जैव विविधता होती है और जीवन जो समर्थन क्षमता को दिया गया महत्व को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय मूल्यों के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होने वाले जल, वन, खनिज और भूमि और वायु जैसे तत्व होते हैं, वो क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति से हमें जो जितनी भी उपयोग की चीजें मिलती हैं, जैसे जल मिलता है, वन मिलता है, खनिज मिलते हैं, भूमि मिलती है और वायु मिलती है। यह आपके सामने जितने भी तत्व है जो हमें मिलते हैं प्रकृति के द्वारा मुफ्त में, उसी को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। सतत जीवन शैली क्या होती है? ऐसी जीवन शैली जो कम संसाधनों का उपयोग करके न्यूनतम प्रदूषण करे। सतत जीवन शैली क्या होती है भाई? आपके सामने कम से कम संसाधनों का प्रयोग करो। क्या करो? कम से कम संसाधनों का प्रयोग करो, जिससे क्या हो? आपके सामने न्यूनतम प्रदूषण हो, कम से कम प्रदूषण फैले। इसके लिए आपके सामने क्या करते हो? कम से कम संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसी को सतत जीवन शैली के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा का क्या महत्व होता है? यह लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदारी विकसित करती है। पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है भाई? आपके सामने जो लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, इस प्रकार की जो शिक्षा दी जाती है उसी को पर्यावरणीय शिक्षा के नाम से जाना जाता है। भाई आपके सामने आप पर्यावरण की कदर करो, है ना? पर्यावरण को भैया आपके सामने उसकी नैतिकता के हिसाब से प्रयोग करो। हरे पेड़ मत काटो, है ना? वायु प्रदूषण मत फैलाओ, जल संरक्षण करो। तो ये सब चीजें आपके सामने किसमें सिखाई जाती हैं? पर्यावरण शिक्षा में सिखाई जाती हैं। किसमें सिखाई जाती हैं भाई? पर्यावरण शिक्षा में सिखाई जाती हैं। जैव नैतिकता क्या होती है?
जीवन से संबंधित अनेक नैतिक प्रश्नों और प्राकृतिक संतुलन का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको जैव नैतिकता के नाम से जाना जाता है। मतलब जीवन से संबंधित आपके सामने जितने जो आपके सामने प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को और प्राकृतिक संतुलन का, प्रकृति को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है भाई? जैव नैतिकता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जैव नैतिकता के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण में नैतिकता की क्या भूमिका होती है? नैतिकता मानव को सीमित उपयोग और संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है भाई? जो नैतिकता होती है ना, वो मानव है उसके द्वारा जितने भी जो चीजें होती हैं, जितने भी संसाधन होते हैं उनका सीमित रूप से उपयोग करे। क्या करे भाई? उन संसाधनों को सीमित रूप से उपयोग करे और संरक्षण भी करे। जितनी भी जो चीजें आपके सामने उनका संरक्षण भी करे और आपके सामने नैतिक रूप से उपयोग करे, उसी को प्राकृतिक संरक्षण के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय नैतिकता का भविष्य क्या है? सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में इसका महत्व देना है। किसको कहलाता है भाई? पर्यावरणीय नैतिकता के नाम से जाना जाता है। मतलब इस प्रकार का विकास करो कि आपका भी विकास हो और आने वाली जनरेशंस का भी विकास हो। समझ में आ गया? और आपके सामने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण, मतलब हम जो पर्यावरण है उसके संरक्षण पे भी जोर दें, उसको पर्यावरणीय नैतिकता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है इन्वायरमेंटल इश्यू। क्या होते हैं भाई इन्वायरमेंटल इश्यू? पहला प्रश्न है पर्यावरणीय समस्या क्या होती है? पर्यावरण का असंतुलन जिससे मानव और प्रकृति दोनों प्रभावित होते हैं। मतलब पर्यावरणीय समस्या क्या होती है भाई? पर्यावरण में ऐसा असंतुलन फैल गया है जिससे मानव और प्रकृति दोनों प्रभावित हो रहे हैं। आज के समय दिल्ली में देखो, दिल्ली में इतना प्रदूषण फैल गया कि इससे पर्यावरण भी प्रभावित है। क्या है? पर्यावरण भी प्रभावित है और आपके सामने जो मानव है उसको भी अलग अलग प्रकार के क्या बीमारियां होने के चांसेस हो गए हैं। हो रहा है ना ऐसा? तो यही है पर्यावरणीय समस्या, वही होती है जिससे पर्यावरण में असंतुलन देखने को मिलता है, जिससे मानव और प्रकृति दोनों के दोनों प्रभावित होते हैं। उसी को पर्यावरणीय समस्या के नाम से जाना जाता है। प्रदूषण क्या होता है? हानिकारक पदार्थों द्वारा वायु, जल और भूमि को दूषित करना प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। क्या होता है भाई प्रदूषण? जितने भी जो हानिकारक चीजें होती है ना वो हमारे जल को, वायु को और भूमि को दूषित कर देते हैं, उसी को प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन क्या है? पृथ्वी के तापमान और मौसम पैटर्न के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। मतलब पृथ्वी के तापमान और मौसम पैटर्न में जो बदलाव देखने को मिलता है, मतलब जो पृथ्वी है ना उसके तापमान में क्या लगातार अपन को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भाई पहले सर्दियां 5-6 महीने की होती थी, आजकल के क्या होती हैं? 2 से 3 महीनों की सर्दियां देखने को मिलती हैं। तो यही जो पृथ्वी के तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसम पैटर्न में जो लंबे समय का दीर्घकालीन बदलाव, जो बहुत लंबे समय का बदलाव देखने को मिल रहा है, इसी को जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वैश्विक उष्मीकरण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। देखो जो CO2, SO2, NO2, CO, ये सारी क्या ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये क्या गैस करती हैं भाई? इनका क्या काम होता है? पृथ्वी पे जो सूर्य की विकिरणें आके टकराती है उनका क्या पृथ्वी वापस लौटा देती है, लेकिन पृथ्वी का जो तापमान है वो संतुलित रहे, इसलिए ये जो गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज, ये क्या करती हैं भाई? ये जो किरणें होती हैं इनका तापमान को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। पहले ये पृथ्वी पर फिक्स मात्रा में थी भाई, जितनी जरूरत थी उतनी गैसें देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति आई, जो आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो उत्सर्जन है वो बढ़ने लग गया, जिससे क्या आपके सामने ये और ज्यादा मात्रा में बढ़ी तो और ज्यादा सूर्य की किरणों को भाई अपने अंदर अवशोषित करने लग गई, जिससे क्या हुआ? आपके सामने जो पृथ्वी है उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ओजोन परत का क्षरण क्या होता है? ओजोन परत का पतला होना, जिससे यूवी रेडिएशंस किरणें बढ़ती है। मतलब ओजोन परत है वो धीरे धीरे पतली होती चली जाती है, जिससे क्या होता है? यूवी किरणें आपके सामने बढ़ती हैं। भाई ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन परत का फॉर्मूला O3 होता है। समझ में आ गया? इसका काम क्या है? इसका काम यही आपके सामने जो सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेडिएशन होती है, कौन सी रेडिएशन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या करना भाई आपके सामने? उन सभी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आपको पृथ्वी पर आने से रोकने को ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता का ह्रास क्या होता है? प्रजातियों की संख्या में कमी होना। मतलब जैव विविधता क्या होती है? अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। कैसे? जैसे सांप है तो सांप के आपके सामने कोबरा अलग होता है, रसल वाइपर अलग होता है, ब्लैक मामा की अलग है, अजगर की अलग कैटेगरी होती है ना? तो यही जैव विविधता है।
एक प्रकार की प्रजाति में भी अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और उसमें भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपना क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे अपन क्या करें भाई, जितने भी जीव जंतु उनको मार देते हैं। क्या आपके घरों के आसपास आपने कभी कौवा देखा है, कभी गिद्ध देखी है आपके सामने? नहीं देखे ना। अब ये मत कह देना सर पहले नहीं होते थे। कभी अपने दादाजी से अपने पापा से पूछना कि पहले कितने कौवे और चिड़िया देखने को मिलती थी। आजकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे वो नष्ट होते चले गए। हमने जीव जंतु फसलों के अंदर अलग अलग प्रकार के जहरीले कीटनाशक डाले, जिससे क्या हो गए, इनको मृत्यु को प्राप्त हो गए। वनों की कटाई के प्रभाव लिखिए। जो वनों को कटाई की जाती है उसको क्या प्रभाव होता है? पहला होता है जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होता है भाई? जलवायु है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आपके सामने भाई पेड़ क्या करते हैं, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको सोखने का काम करते हैं और ऑक्सीजन को आपके सामने एनवायरमेंट में डालने का काम करते हैं। तो अब क्या होगा, पेड़ों की कटाई हो गई तो CO2 अवशोषित नहीं होती है, तो इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। मिट्टी का कटाव होता है। जो आपके सामने पेड़ होते हैं, पेड़ होते हैं अपनी जड़ों से क्या करते हैं भाई, आपके सामने पेड़ अपनी जड़ें होती हैं, उन जड़ों से क्या कर देते हैं भाई, मिट्टी होती है उसको कटने से रोकते हैं और जैव विविधता की हानि देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है? संसाधनों के दबाव और प्रदूषण बढ़ता है। क्या होता है भाई, आपके सामने जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, जो संसाधन होते हैं ना, इसका दबाव बढ़ता है, संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। इससे क्या होता है भाई, पहले घर में आपके घर में 10 आदमी थे, है ना, आपके सामने एक दिन में आपका 1 किलो आटा लगता था, मान लो, कुछ ज्यादा ही बता दिया मैंने तो। पहले आपके घर में 4 बच्चे थे, आपके मम्मी पापा और आप 2 भाई बहन, 2 भाई थे, है ना। अब 2 भाइयों की शादी हो गई, उनके 2 वाइफ आ गई और उनके 2 बच्चे हो गए, तब आप घर में कुल मिला के आपके सामने 8-10 लोग हो गए। कितने? 8-10 लोग हो गए। पहले आपका दिन में 1 किलो आटे से काम चल जाता था, अब आपका कितना लग रहा है भाई, 2 से 3 किलो आटा लग रहा है। तो क्या गेहूं की आपके सामने जरूरत बढ़ रही है ना, है ना। तो इस तरीके से यही है भाई, आपके सामने पहले घर में आपके सामने 50 लीटर पानी से आपका काम चल जाता था, उदाहरण दे रहा हूं, अब आपका 100 से ज्यादा लीटर लगता है। तो यही है, जनसंख्या वृद्धि के साथ क्या होता है, संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। ठोस अपशिष्ट समस्या क्या होती है? कचरे का अनियंत्रित निपटारण, जिससे भूमि और जल प्रदूषण होता है। ठोस कचरा क्या भाई, आपके सामने अपन क्या कर देते हैं, अपने कोई पॉलीथीन है ना, और कोई कचरा है घर में, उसको क्या कर देते हैं, क्या तो भूमि में फेंक देते हैं, या फिर आपके सामने जल, जो बहता हुआ पानी होता है, कोई तालाब हो गया, कोई पोखर हो गया, कोई नदी हो गया, उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है, आपके सामने जो नदियां और आपके सामने भूमि है वो प्रदूषित होते हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है? प्लास्टिक कचरे से होने वाला दीर्घकालीन नुकसान, पर्यावरणीय नुकसान, प्लास्टिक प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। मतलब प्लास्टिक का जो कचरा होता है ना, उससे आपके सामने जो लंबे समय का जो नुकसान देखने को मिलता है, उसको प्लास्टिक प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक प्रदूषण क्या होता है? कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट से जो पर्यावरण दूषित होता है, उसी को औद्योगिक प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। मतलब कारखानों से जितना जो कचरा निकलता है ना, जो अपशिष्ट निकलता है, उससे जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, उसी को पर्यावरणीय प्रदूषण के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? ये तो बहुत आसान, आराम से कर लोगे इसको। तो पर्यावरणीय संकट के सामाजिक प्रभाव होते हैं। मतलब जो पर्यावरण पे आपके सामने प्रदूषण देखने को मिलता है, उसका क्या नुकसान होता है? स्वास्थ्य समस्याएं और विस्थापन। जो स्वास्थ्य है उसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण से लंग्स से संबंधित आपकी कोई बीमारी हो सकती है। समझ में आ गया? जल प्रदूषण से आपको क्या हो सकता है? आपके जो हड्डियां हैं वो उनमें कोई टेढ़ापन देखने को मिल सकता है ना, या फिर आपकी हड्डियां चटक सकती हैं। इस प्रकार की बीमारियां देखने को मिल सकती है। लोग क्या भाई, आपके सामने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित होने को मजबूर हो जाते हैं। अगले वाला है, पर्यावरणीय समस्या का समाधान क्या हो सकता है? पर्यावरणीय प्रॉब्लम का क्या समाधान हो सकता है? संरक्षण। क्या हो सकता है भाई? आप ना पर्यावरण को अपनी जागीर नहीं समझ के उसका संरक्षण करो। लोगों में जागरूकता फैलाओ कि आपके सामने हमें पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए यह भी बताओ। और जो नीति निर्माता हैं उन्हें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना चाहिए। उद्योगों के लिए इस प्रकार के सख्त नियम बनाना चाहिए, अगर कोई रूल नहीं मानता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पर्यावरणीय कानून क्या है?
पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए कानून क्या होते हैं भाई, पर्यावरणीय कानूनों के नाम से जाना जाता है। मतलब जो आपके सामने जो पर्यावरण होता है ना, इन्वायरमेंट होता है, उसके संरक्षण के लिए जितने भी जो कानून बनाए जाते हैं उसको आपको पर्यावरणीय कानूनों के नाम से जानते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं में नैतिकता की भूमिका क्या होती है? नैतिक दृष्टिकोण से संसाधनों का जो अन्यायपूर्ण उपयोग संभव होता है, न्यायपूर्ण संभव उपयोग। देखो, अगर भैया आपके सामने आपके गांव में पानी की कमी है, लेकिन आप सब लोगों ने ये प्लान बनाया कि इस बार अपन क्या करेंगे, गांव में सारे पानी को, हर घर में आपके सामने वर्षा जल को संरक्षित करेंगे और आपके सामने उसी का प्रयोग करेंगे। तो और साथ के साथ हरे पेड़ों को नहीं काटेंगे, है ना, अपने जोड़ को फिर से क्या करेंगे, पुनर्रक्षित करेंगे। तो इस प्रकार के आपके सामने विचार धाराओं को रखोगे तो आपके गांव में जो जल की समस्या है, वो जल की समस्या क्या हो जाएगी, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। चलिए भाई, यूनिट नंबर 3 है जिसमें पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला है प्रदूषण के प्रकार बताइए। कितने प्रकार के प्रदूषण होता है? वायु, जल, मृदा, ध्वनि व रेडियो धर्मी प्रदूषण होते हैं। काफी प्रकार के प्रदूषण होते हैं, 4 से 5 प्रकार के। पहला वायु प्रदूषण, हवा में फैलने वाला प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा व ध्वनि प्रदूषण। अच्छे से पढ़ा रखा है, सारों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं, मतलब वायु प्रदूषण कैसे फैलता है? वाहनों के माध्यम से, वाहनों से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वायु प्रदूषण को फैलाती है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं और ईंधन के दहन से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण फैलता है भाई आपका। जल प्रदूषण क्या होता है? जल में हानिकारक पदार्थों की जो मिलने से, जल होता है, पानी में जो हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, इससे क्या देखने को मिलता है भाई, जल प्रदूषण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जल प्रदूषण है वो देखने को मिलता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? अत्यधिक शोर से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण होता है। बहुत ज्यादा शोर से आपके सामने क्या होता है, जो प्रदूषण फैलता है उसको ध्वनि प्रदूषण के नाम से अपन जानते हैं। मृदा प्रदूषण, रसायन और कचरे से अपन क्या करते हैं भाई, अपनी जो भूमि है उसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए, भाई गेहूं 5 बोरी की 7 बोरी में अपा एक यूरिया डाल दिया, है ना, और जो अलग अलग प्रकार का कीटनाशक डाल दिया। इससे क्या धीरे धीरे अपनी भूमि है ना, 5 की जगह 1-2 साल तो 7 बोरी करेगी, लेकिन धीरे धीरे 4 पे आ जाएगी, है ना। तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के रसायनों को, कचरों को भूमि क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। या काफी बार के जो उद्योग हुए ना, ये क्या करें, बिना ट्रीटमेंट करें पानी ने या उनको जो कचरो है, रसायन युक्त कचरो सीधे भूमि में छोड़ दें। इसलिए क्या बात, जमीन दूषित हो जाए, ऊपर ना तो कुछ उगे ना बा कोई चीज का लायक रहे। समझ में आ गया? उसको भूमि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। प्रदूषण नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? कचरे को अपन पुनः चक्रण कर सकते हैं, मतलब रिसाइकल करके। जो आपके सामने प्लास्टिक का कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसको पुनः चक्रण कर सकते हैं। स्वच्छ तकनीक क्या आती है भाई आपके सामने? नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों को अपनाओ। क्या करो भाई? नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों को अपनाओ, जिससे स्वच्छ तकनीक है उसके उपयोग से क्या होगा, वायु प्रदूषण है वो कंट्रोल में रहेगा। और ऐसे कानूनों का निर्माण करो जो क्या करे भाई, आपके सामने प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करें। पर्यावरण और राजनीति के बीच में संबंध बताइए। नीतियां पर्यावरण संरक्षण को प्रभावित करते हैं। जो अलग अलग प्रकार की जो नीतियां बनाई जाती हैं, ये क्या करते हैं भाई, पर्यावरण संरक्षण को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर आपने नीति बना दी कि हर घर में एक व्यक्ति को पौधा लगाना अनिवार्य है, सरकार उसको कोई सब्सिडी देगी, सभी लोग लगाएंगे भाई, और उसका ध्यान रखना भी जरूरी है ना। तो सरकार इस प्रकार की नीतियां लगाए जिससे क्या पर्यावरण और आपके सामने पर्यावरण संरक्षित हो। क्यों? राजनीति में बैठे हुए लोगों के हाथों में रहता है नीतियों का निर्माण करना, होता है ना। अगर वो अच्छी नीतियां बनाएंगे पर्यावरण के संरक्षण की, तो लोग उसको मानेंगे भाई। परिस्थितिवादी इकोलॉजिज्म क्या होती है? प्रकृति केंद्रित राजनीतिक विचारधारा। मतलब ऐसे जो परिस्थितिवादी होते हैं, इकोलॉजिज्म वाले क्या मानते हैं कि हमें प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रकृति होती है उसको संरक्षित करना चाहिए, प्रकृति मुख्य चीज है ना। उसको परिस्थितिवादिता के नाम से जाना जाता है। इको फेमिनिज्म क्या होता है? पर्यावरण और महिला जो सशक्तिकरण के बीच में संबंध दिखाई जाने वाला संबंध क्या दिखाता है? जो पर्यावरण होता है और जो महिलाएं हैं, उनको दोनों को क्या किया गया है? शोषित किया गया है। क्या किया गया है? शोषित किया गया आपके सामने। उसी को इको फेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है और हमें इन दोनों को संरक्षित करके रखना चाहिए। सतत विकास क्या होता है? वर्तमान जरूरतों को पूर्ति किए बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाना सतत विकास होता है। समझ में आ गया? मतलब
वर्तमान आपकी जरूरतें वो भी पूरी हो, और आने वाली जो जनरेशन है उन जनरेशनों की भी, आपके सामने जो पीढ़ियां उनकी भी आपके सामने जरूरतें पूरी हो। आज अपन जैसे वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, आने वाली जनरेशन उनको बीमारियां मिलेंगी भाई। तो ये ऐसा विकास कोई काम का नहीं है। तो इस प्रकार से विकास किया जाए कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियां उनको भी आपके सामने क्या हो, जरूरतें पूरे हो। सतत विकास के 3 स्तंभों को बताइए। अगर सतत विकास के 3 स्तंभ होते हैं, पहला होता है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय विकास। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास होता है, उसी को सतत विकास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सतत विकास के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय आंदोलन क्या होते हैं? पर्यावरण की रक्षा के लिए किए गए जन आंदोलनों को पर्यावरणीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? पर्यावरणीय आंदोलनों के नाम से जाना जाता है। हरित राजनीति क्या होती है? पर्यावरण संरक्षण आधारित जो राजनीति है उसको हरित राजनीति के नाम से जाना जाता है। मतलब पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो राजनीति की जाती है ना, लोग भाई आपके सामने पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार की राजनीति को हरित राजनीति के नाम से जाना जाता है। विकास और पर्यावरण में संतुलन क्यों जरूरी है? मतलब अगर पर्यावरण में संतुलन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, आपके सामने हमारा विकास है कोई काम का नहीं होगा। आपने वायु प्रदूषण तो फैला दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, उस विकास का कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां देकर चला जाएगा वो प्रदूषण, है ना। तो विकास इंसान क्यों करता है? अपना जीवन सुख समृद्धि से जी सके। लेकिन पर्यावरण को नष्ट करके आप कभी भी जीवन को सुख समृद्धि से नहीं जी सकते। कभी आपके सामने भूकंप देखने को मिलेगा, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी आपके सामने जो सूखा आ जाएगा, तो अपन सुखी जीवन जी ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा विकास कोई काम का नहीं है जिसमें पर्यावरण है उसके नहीं बचाया जाए। राजनीतिक निर्णय पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? नीतियां संरक्षण और विनाश कर सकती हैं। इस प्रकार की नीति बनाई गई जो उद्योगों को बढ़ावा देती है। क्या करती है? उद्योगों को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार की नीतियों का कोई फायदा नहीं है आपके सामने। उद्योगों को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन आपके सामने अगर उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं तो उन पर रोकथाम करना भी जरूरी है। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निकों के बारे में। पहला है जल संचयन क्या होता है? वर्षा जल को संग्रहित करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब वर्षा जल जो होता है उसको संग्रहित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको जल संचयन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जल संचयन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि जो वर्षा जल है उसको हम बचा कर रखें, उसको जैसे बारिश हुई तो अपने को आपके सामने कुंड बना लिया, उसमें पानी को इकट्ठा करके रखा, उसको जल संचयन के नाम से जाना जाता है। माइक्रो कैचमेंट के नाम क्या होता है? छोटे क्षेत्रों में जल संग्रह किया जाता है, उसको माइक्रो कैचमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब भाई आपने क्या किया, आपका एक घर है और उस घर के पानी को बचाने के लिए आपने कुंड बना लिया, तो उसको माइक्रो कैचमेंट के नाम से जानते हैं। छोटे क्षेत्रों में पानी को इकट्ठा किया जाता है। मैक्रो कैचमेंट क्या होता है? बड़े क्षेत्रों में जल संग्रह करने की विधि। मतलब पूरा का पूरा गांव मिलकर आपके सामने क्या कर रहा है, जोड़ में पानी इकट्ठा कर रहा है अपने सारे के सारे गांव घरों का, उसको माइक्रो कैचमेंट के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक जल संरक्षण की विधियां कौन सी होती हैं? बावड़ी, जोड़, तालाब आपके सामने क्या होती है? पारंपरिक जल संरक्षण की विधियां होती हैं। सबको पता भाई जोड़, तालाब और बावड़ियां कौन सी होती है? बावड़ी नहीं देखी हुई तो मैं बता रहा हूँ, सीढ़ी नुमा होती है ऐसी आपके सामने। बावड़ी क्या होती है? भूमिगत जल संग्रह करने की सूचना संरचना। मतलब जो भूमि से जो पानी आता है, मिट्टी से जो अपन पहले क्या होता था भाई, आपके सामने ज्यादा नीचे पानी नहीं मिलता था, 20 से 30 फुट पे आपके सामने पानी देखने को मिल जाता था, तो लोग क्या करते थे, बावड़ियां बना देते थे। उससे क्या, भूमि से पानी आपके सामने, पहले तो कुएं तो होते नहीं थे, है ना, तो बावड़ियां बनाते थे, उसके अंदर क्या भूमि का जो पानी है उसको इकट्ठा किया जाता था। जोहड़ क्या है? वर्षा जल संग्रह करने का जो ग्रामीण साधन होता है। भाई आप सबको पता है जोड़ क्या होता है? तालाब होता है, और ग्रामीण राजस्थान के ग्रामीण जो गांव होते हैं उनमें उनको जोड़ बोला जाता है। टैंक सिंचाई क्या है? तालाब आधारित सिंचाई प्रणाली। मतलब आपने क्या किया, अपने खेत के अंदर एक तालाब सा बना लिया, खड्डा बना लिया, उसमें पानी भर दिया और उससे पाइप लगाकर सिंचाई करते हो, उसको टैंक सिंचाई के नाम से बोला जाता है। किस नाम से? टैंक सिंचाई के नाम से बोला जाता है। हरित जल क्या होता है? मृदा में संग्रहित वर्षा जल। मिट्टी के अंदर आपके सामने अपन बारिश होती है तो ऊपर की भूमि गिल्ली हो जाती है, और उस गिल्ली मिट्टी से जो जड़ें होती हैं फसलों की, वो आपके सामने पानी सोखती हैं, उसी को हरित जल के नाम से जाना जाता है। नीला जल क्या होता है आपके सामने? पेड़ पौधों के अलावा, पेड़ पौधे उपयोग नहीं कर लेंगे, मनुष्य, जानवर जिस आपके सामने जिस पानी का उपयोग करते हैं उसको नीले जल के नाम से जाना जाता है। इसमें सतही व भूमिगत जल है वो उसका उदाहरण होता है।
हरित जल संचयन कैसे होता है? वर्षा जल को मृदा में सहेजना, मतलब वर्षा जल को भैया आपके सामने अपन क्या करें, मृदा मिट्टी में सहेजें, उसको हरित जल के नाम से जाना जाता है। नीला जल संचयन क्या होता है? नीले जल को कैसे संचयन करेंगे? बहता हुआ पानी रहता है, तालाबों या जलाशयों के माध्यम से अपन जल संग्रहण करेंगे, जिसका बाद में अपन उपयोग कर सके। जल संकट का मुख्य कारण क्या होता है? अत्यधिक उपयोग और कम पुनर्भरण, मतलब आपके सामने ज्यादा से ज्यादा आपके घर में क्या है, आपके सामने आपके नल में पानी आता 20 लीटर और आपकी जरूरतें हैं 30 लीटर की, तो क्या हो गया आपके सामने भाई, आपको जल संकट देखने को मिलेगा। 10 लीटर आपको कहीं ना कहीं से और कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। जल संरक्षण का क्या महत्व होता है? जीवन और कृषि के लिए आवश्यक, मतलब एक बात बताओ, अगर पानी को संरक्षित नहीं करके रखोगे तो आपका अगर तो पानी के बिना अपना जीवन भी नहीं चल सकता और कृषि भी नहीं हो सकती है। शहरी जीवन में जल संचयन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके सामने भाई शहरों में बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है, उनके विकास के लिए जरूरी है। जल संचयन व सतत विकास में क्या संभव होता है? जल संरक्षण से दीर्घकालीन विकास संभव होता है।